क्या अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मिलावटी लड्डू भेजे गए थे? क्या तिरुपति से जो लड्डू भेजे गए थे उनमें मिलावट थी, केमिकल था? इसे लेकर बहुत बवाल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम ने राज्य के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर बड़े आरोप लगाए हैं। लड्डुओं में टॉयलेट क्लीनर तक होने का दावा किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक क्षण जब अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। लाखों लोग वहां दर्शन करने पहुंचे। दूर दूर से प्रसाद भी आया, तिरुपति के लड्डू भी आए। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे हर भक्त, हर हिंदू के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें मिलावटी प्रसाद मिला था? क्या उस प्रसाद में कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था? आरोप बहुत गंभीर हैं और ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण हैं। क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भेजे गए 1 लाख मिलावटी लड्डू? क्या पैसों के लिए आस्था से हुआ खिलवाड़? आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू की मिलावट का मामला अब और गर्मा गया है। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा है कि जब पूरा देश राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी मना रहा था, तब जगन मोहन रेड्डी सरकार ने करीब 1 लाख मिलावटी तिरुपति लड्डू अयोध्या भेजे। पवन कल्याण ने जांच के हवाले से बताया कि लड्डू में शुद्ध घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बजाय वनस्पति घी या पाम ऑयल जैसे सस्ते तेलों का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरा देश उत्साहित था। इसके लिए क्या क्या नहीं हुआ। साथ ही यहाँ से लगभग 1 लाख लड्डू भेजे गए। जब हम इस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वे कहते हैं कि इसमें जानवर की चर्बी नहीं है। लेकिन सभी रिपोर्ट को देखें, इस घी में वास्तव में घी नहीं है। 59,70,000 किलो से ज्यादा घी। हमें मिलावटी घी भी नहीं कहना चाहिए, हमें इसे मिलावटी वनस्पति तेल या मिलावटी पाम ऑयल कहना चाहिए। इसके बाद भी उन्होंने अयोध्या में लड्डू भेजे। पवन कल्याण से पहले बीते शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मिलावटी लड्डू पर पूर्व की राज्य सरकार को घेरा था। क्या लड्डू के घी में केमिकल का इस्तेमाल होता था? टॉयलेट क्लीनर केमिकल डाला जाता था? ये आरोप बेहद गंभीर हैं और इन्हें एक राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम लगा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति के पवित्र लड्डू ऐसे घी से बनाए गए जिसमें बाथरूम साफ करने वाले केमिकल मिले हुए थे। 5 सालों तक लड्डू बनाने में केमिकल मिला हुआ घी इस्तेमाल किया गया और अब आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे ही 1 लाख लड्डू राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भेजे गए। वहीं वाईएसआरसीपी ने मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना साधा है कि नायडू सरकार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की छवि खराब कर रही है। चंद्रबाबू नायडू बीइंग एन चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, उन्होंने तिरुपति प्रसाद पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उसमें पशु चर्बी मिलाई गई है। उन्हें दुनिया भर के सभी हिंदू से माफी मांगनी चाहिए। सीबीआई ने एनडीडीबी और एनडीआरआई की रिपोर्ट को लेकर यह बात स्पष्ट कर दी है कि घी और महाप्रसाद में पशु चर्बी का कोई अंश नहीं है। यह मिलावट चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल के दौरान हो रही थी। मैं भारत की जनता से आग्रह करता हूं कि वे चंद्रबाबू नायडू की गतिविधियों पर नजर रखें। वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की छवि खराब कर रहे हैं। तिरुपति लड्डुओं में कथित मिलावट का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इन्हें अयोध्या तक भेजने के आरोप लग रहे हैं, आस्था से खिलवाड़ के आरोप लग रहे हैं। मिलावटी लड्डुओं के मामले में फरवरी 2025 में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इन लोगों में उत्तराखंड के भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन और पोमिल जैन, वैष्णवी डेयरी के अपूर्व चावड़ा और एआर डेयरी के राजू राजशेखरन शामिल थे।
आरोप है कि कई साल ये खेल जारी रहा। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 5 साल में करीब 11 करोड़ भक्त तिरुपति आए। किसे मिलावटी लड्डू मिला ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में क्या मिलावटी लड्डू पहुंचे और ये किसे मिले, ये बड़े सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं लखनऊ की, जहां की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कथित अवैध मजारों का मामला थम नहीं रहा। केजीएमयू प्रशासन इन्हें हटाने के लिए अब दूसरा नोटिस जारी करने जा रहा है। वैसे ये मामला जब से सुर्खियों में आया है तब से सियासत भी गर्मा गई है। अवैध निकली मजार तो बुलडोजर है तैयार। 15 दिन हो गए, अब आगे क्या होगा? लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू पिछले कुछ दिनों से ये अलग ही वजह से चर्चा में है। ये वजह है यहाँ परिसर में बनी कुछ मजारें, जिन्हें केजीएमयू प्रशासन अवैध बता रहा है। जो मजारें अवैध बताई गईं, उन्हें लेकर नोटिस जारी किया गया। 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर अब दूसरा नोटिस जारी होगा। मजार कमेटी को 15 दिन के अंदर जवाब देने का समय दिया जाएगा और जवाब न आने पर अवैध मजारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो बुलडोजर कार्रवाई टल गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले नोटिस के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। केजीएमयू के पूरे परिसर में अलग अलग जगह 8 छोटी बड़ी मजारें हैं। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि अवैध मजारों से आवागमन बाधित होता है। मजारों के आसपास अतिक्रमण भी हो रहा है। इन्हें कोर्ट से भी कोई अनुमति नहीं मिली है, इस कारण इन्हें हटाने का फैसला लिया गया है। पहले नोटिस के बाद अब दूसरा मौका देते हुए एक बार फिर नोटिस जारी किया जाएगा। ये मामला जब से आया है तब से विवादों में है। मजार के रखरखाव करने वालों का दावा है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है। सालाना उर्स लगता है, जिसमें हर समुदाय के लोग आते हैं। ये 60 साल से पुरानी है। केजीएमयू के पहले की है कि बात? ये पहले की है, नीचे मजार से कच्ची है। ये जंगल था पूरा, तब ये मजार नहीं, नीचे मजार कच्ची बनी ईंटी की, और ये ऊपर से पक्की बनी। मजारों को नोटिस को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी नाराजगी जताई है। नोटिस को गलत बताया, ये भी कहा कि मस्जिदों, दरगाहों और करबलाओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि मजारों को नोटिस से पहले भी 3 जगह से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। नेत्र विभाग के पीछे 20,000 वर्ग फीट, जगत नारायण रोड पर 70,000 वर्ग फीट और शताब्दी 2 भवन के पीछे 60,000 वर्ग फीट जमीन खाली कराई जा चुकी है। खाली करवाई गई जमीन का इस्तेमाल मरीजों के हित में किया जाएगा। लखनऊ से विवेक शाही के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उज्जैन में 150 साल पुरानी 5 पीर दरगाह के पास बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर निगम ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटा दिया। पुलिस सुरक्षा के बीच हुई इस कार्रवाई में दरगाह के आसपास बनी अवैध बाउंड्री वॉल और टीन शेड को गिराया गया। इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण माना गया, जबकि स्थानीय स्तर पर इसका विरोध हुआ। एक 150 साल पुरानी मजार के पास हटा अतिक्रमण। 5 पीर दरगाह के पास चला बुलडोजर। महाकाल नगरी उज्जैन में एक 150 साल पुरानी दरगाह और मजार के पास बुलडोजर एक्शन हुआ। ये कार्रवाई शनिवार को की गई, जिसमें पुलिस बल की तैनाती के साथ जेसीबी और कटर मशीनों का इस्तेमाल किया गया। दरगाह कमेटी को कई नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर ये कदम उठाया गया। दरअसल 50 साल पुरानी 5 पीर दरगाह और मजार के पास वर्षों से अतिक्रमण कर शेड बनाया गया था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम ने दरगाह कमेटी को कई नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। शनिवार को निगम का अमला जेसीबी और कटर मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा। मजार की बाउंड्री, दीवार और शेड को तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई पहले से ही तय थी। इसके तहत ये था कि यहाँ पर जो नजर अली मिल कंपाउंड एरिया है, यहाँ पर अनाधिकृत निर्माण का पॉइंट आया था।
इस पे से संबंधित को हम लोगों ने सूचना पत्र दिए थे और सूचना पत्र की पूरी कार्रवाई करने के उपरांत उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो समक्ष में बुलाकर भी उनको समझाइश दी गई थी कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना हो तो कर देवें। नहीं प्रस्तुत करने पर आज रिमूवल की कार्रवाई की गई है। उसमें लगभग कार्रवाई अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और लगभग 2,500 से 3,000 स्क्वायर फीट का आसपास जो अनाधिकृत निर्माण था उस निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान 3 थानों के टीआई सहित 50 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि कई बार नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम परिसर में कुछ मजार के आसपास कुछ पोर्शन में अतिक्रमण था, तो इसको लेकर के जो नगर निगम के ऑफिसर्स थे उन्होंने पहले भी नोटिस शामिल कराए थे यहाँ पर। अभी यहाँ पर इसके आसपास जितना भी अतिक्रमण वाला पोर्शन था उसको हटाया गया है। पूरी कार्रवाई पीसफुली चल रही है, इसमें लोगों का ऐसा कोई विशेष विरोध नहीं है। लोग भी एग्री कर रहे हैं कि जो आसपास का क्षेत्र था वहाँ पे कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स आकर के बैठते थे, तो एरिया क्लियर होकर के स्पष्ट हो जाए तो बेहतर रहेगा। लगभग 50 का पुलिस वाले यहाँ पे डिप्लॉय है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि ये दरगाह लगभग 150 साल पुरानी है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। नगर निगम ने 29 और 16 तारीख को नोटिस भेजे थे। कमेटी ने इन नोटिसों का जवाब भी दिया था। नगर निगम ने दरगाह को छोड़कर बाकी निर्माण तोड़ दिया और तार फेंसिंग कर दी है। अब बाकी अतिक्रमण कमेटी के लोग खुद ही हटा रहे हैं। रमजान नजदीक है, ऐसे में शेड हट जाने से इबादत करने में परेशानी होगी। सुबह से ये 7 बजे से 7:30 बजे से काम लगा हुआ है। उन्होंने शुरू में ये बोला से क्या कहते हैं अंदर का हिस्सा जो है दरगाह वाली जो हिस्सा है उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे उनका प्लान बदलता रहा और क्या कहते हैं प्लान जैसे जैसे बदलता रहा और धीरे धीरे काम पूरे तरीक़ा से ख़त्म करना है। सिर्फ दरगाह, वो अभी दरगाह को भी नहीं छोड़ रहे, पूरे ख़त्म कर रहे हैं। आपको इसमें कुछ भी नहीं रहा। खबरें तो 200 साल पुरानी है। लोग इबादत करने के लिए हमारे हिंदू भाई भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। सारे लोगों का आस्था है, सारे लोग अपने दिल के अरमानों को, दिल की तमन्नाओं को लेकर के आते हैं। अल्लाह ताला भगवान पूरा करते हैं। बस ये मसला है और कोई मसला नहीं, सारे लोग आते हैं यहाँ। पुलिस और नगर निगम कह रहा है कि ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुआ है। वहीं मुस्लिम नेता और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मजार पर हो रही कार्रवाई गलत है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसके बाद क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत के मामले ने पूरे देश को हिला दिया। ये सामने आया कि कोरियन गेम्स खेलने की लत थी। बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जो हैरान करने वाली थी। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट लखनऊ साइबर हेडक्वार्टर को भेज दी है। जानकारी के मुताबिक इस गोपनीय रिपोर्ट में पुलिस ने 5 ऐसे गेम्स का जिक्र किया है जो खतरनाक हैं और उन्हें तुरंत बैन करने की सिफारिश भी की गई है। गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। पुलिस ने की 5 ऑनलाइन गेम बैन की सिफारिश। लड़कियों के परिजन को क्लीन चिट। गाजियाबाद में जो हुआ उससे पूरा देश सन्न रह गया कि आखिर कैसे 3 बहनें सिर्फ एक गेम की लत की वजह से एक साथ आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती हैं। इस पूरे केस के बाद कोरियन लवर गेम चर्चा में आ गया। हर कोई पूछने लगा कि आखिर ये कैसा मौत का गेम है और सबसे बड़ी बात, इस पर अभी तक बैन क्यों नहीं लगा है। 12, 14 और 16 साल की 3 बच्चियां गाजियाबाद की एक सोसाइटी की बालकनी से कूद गईं। दूसरे कमरे में माता पिता और बाकी परिवार वाले सोते रहे। किसी को भनक तक नहीं लगी कि तीनों बेटियों के दिमाग में क्या चल रहा है। एक ऐसा गेम जिसने बच्चियों के दिमाग को इस कदर वश में कर लिया कि अंत में उनको अपनी जान देनी पड़ गई। गाजियाबाद पुलिस ने अब पूरे मामले पर जो फाइनल रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस तरह के 5 खतरनाक ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने की सिफारिश की है जो बच्चों को जोखिम उठाने के लिए उकसाते या प्रेरित करते हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है। पुलिस ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी, लखनऊ साइबर हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजी। 5 ऑनलाइन गेम बैन करने की सिफारिश। पुलिस ने केस को आत्महत्या माना। लड़कियों के परिजनों को क्लीन चिट दी। एसीपी शालीमार गार्डन ने की जांच। डीसीपी ट्रांस हिंडन के नेतृत्व में जांच। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, यानी ये मामला आत्महत्या और इस जहरीले गेम से जुड़ा है।
और इस जैसे 5 गेम को बैन करने के लिए पुलिस ने सिफारिश की है। बताया गया है कि तीनों बहनों को इस कोरियन लवर गेम से इतना प्यार था कि वो लाख मना करने के बावजूद इसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने इन 5 गेम्स की डिटेल नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कोरियन हॉरर थ्रिलर गेम्स भी शामिल हैं। हालांकि इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में पुलिस ने लड़कियों के परिजनों को क्लीन चिट दे दी है और पूरे मामले को आत्महत्या का मामला माना है। ये अलग बात है कि सुसाइड नोट में लड़कियों ने मारपीट का भी जिक्र किया था। पुलिस के मुताबिक लड़कियों के पिता चेतन से पूछताछ के बाद पता चला है कि चेतन ने 3 शादियां की थी। उनकी तीनों पत्नियां आपस में बहनें हैं। तीनों के नाम सुजाता, हिना और टीना हैं। सुजाता से पहली शादी की, उसका एक बेटा और एक बेटी निशिका है। हिना से 2 बच्चियां प्राची और पाखी हैं, जबकि तीसरी पत्नी से एक 4 साल की बेटी देबू है। इसके अलावा चेतन 2015 में गाजियाबाद के साहिबाबाद में राजेंद्र नगर कॉलोनी में एक और महिला के साथ लिव इन में रह रहा था, लेकिन 2015 में वो महिला फ्लैट की छत से गिर गई थी। जांच के बाद इसे सुसाइड बताया गया था। पुलिस चेतन का बैकग्राउंड ठीक से चेक कर रही है। पुलिस के मुताबिक लड़कियां पिता के ज्यादा करीब थीं, इसलिए उन्होंने अपना सुसाइड नोट पिता के नाम लिखा। और आइए आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर में पड़ोसियों और पुलिस से परेशान एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। पड़ोसी बार बार उसे प्रताड़ित कर रहे थे और पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी। न्याय की उम्मीद में शख्स इतना परेशान हो गया कि उसने आत्मदाह करने की ठान ली और खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। न्याय नहीं मिला तो खुद को लगाई आग। दबंग पड़ोसियों का कहर। पहले मां की पिटाई, फिर बेटे को चोट। परेशान शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। यूपी के कानपुर में समाज और सिस्टम के काले कारनामों की वजह से एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। अभिषेक दीक्षित नाम का ये शख्स अपने पड़ोसियों की दबंगई से परेशान था। पहले उसकी मां का सर फोड़ा गया और फिर उसके बेटे को भी पीटा गया। ये सब होने के बाद एक आम आदमी पुलिस के पास ही जाएगा। अभिषेक ने भी ऐसा किया, लेकिन पुलिस वालों ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा अभिषेक को ही परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिस अभिषेक को ही गिरफ्तार करने पहुंच गई। घर पर हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस के जाने के बाद मानसिक रूप से टूट चुके अभिषेक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। गनीमत थी कि वहां मौजूद परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझा दी, लेकिन तब तक युवक के दोनों हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरह झुलस चुका था। काहे लगा ली आग? प्रधान सुन नहीं रहो। क्या हो गया? काहे, क्या दिक्कत क्या है? अरे भैया, काहे लगा लिए भाई? अरे भैया क्या हुआ? क्यों लगाई है? पूरे सुन नहीं रहे, मैं मम्मी को मारो। शुभम कटियार नाम का शख्स अपने पिता और चाचा समेत 8-10 अज्ञात लोगों के साथ अभिषेक के घर पहुंचा। ये भीड़ अभिषेक, उसके भाई अनुराग और माता पिता को घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले गई। वहां लाठी डंडों और रॉड से पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई की गई। इस हमले में अभिषेक की मां के सिर और आंख पर गंभीर चोटें आई थी, जबकि पिता और भाई भी घायल हुए थे। हमारे घर में मतलब वो क्या कहते हैं कि अड्डे चला रहे हैं और आज भी पुलिस बुला दी कि चारों तरफ से उन लोगों ने कैमरे ला रखे हैं। हमारे घर में भी कैमरे लगे हैं, मगर बेफजूल परेशान किया जा रहा है। अच्छा, तो पुलिस पकड़ने है उसके बाद आग लगाई है क्या? पुलिस जाने के बाद आग क्यों लगा? अच्छा, बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मोहल्ले वाले। वो पुलिस भी प्रताड़ित कर रही है। पुलिस ने जो हमारी माता जी को मारा था उसमें धाराएं नहीं बढ़ाई अभी तक। बता रहे हैं कि नाक की हड्डी टूट गई थी, सर में चोट लगी थी, बता रहे 325 होगी बस। कि इसमें 9 अभियुक्तों का नामजद इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था और सभी 9 अभियुक्तों के विरुद्ध इसमें चार्जशीट लगाई गई है। तो पुलिस के स्तर से जो भी कार्रवाई थी, जो इनिशियल स्टेज में जो सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने लापरवाही से बरती थी, उनको सस्पेंड भी किया गया था। तो जो भी पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई थी वो की गई है। आज की जो घटना है, विपक्षी गण द्वारा पुनः इस घटना को जैसा बताया गया है वादी के जो मजरूब है उनके भाई द्वारा, तो आज पुनः ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित भाई को ही जबरन ले जाने की कोशिश कर रही थी, जिससे आहत होकर उसने ये कदम उठा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है खबरों के सफर में। आइए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए कि आप मेला घूमने जाएं
वहां रोमांचक झूले की सवारी के लिए बैठे और वो झूला टूटकर गिर जाए, सोच के ही डर लगता है। लेकिन हरियाणा के सूरजकुंड मेले से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है। इस घटना की तस्वीरें देखकर ही डर लगता है। जांच में ये सामने आ रहा है कि झूला चलाने वाले ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया था। सब कुछ सही चल रहा था। ये झूला देखिए, इस पर लोग बैठे हैं और तेजी से घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, रोमांच चरम पर है। अचानक ये तेजी से घूमता हुआ, चक्कर लगाता हुआ जमीन पर एक साइड से टूटकर गिर जाता है। तस्वीरें दिल हिला देने वाली है। घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है, जहां सूरजकुंड में मेला चल रहा था। झूला काफी तेजी से ऊपर नीचे जा रहा था। इसी दौरान एक सिरे से झूला टूट गया और वो जमीन से 2-3 फुट ऊपर हवा में लटक गया। दूसरी ओर का सिरा ऊपर ही था। हादसा होते ही आसपास के दुकान वाले और पुलिसकर्मी तुरंत बचाने के लिए दौड़े। इन्हीं में झूला परिसर के सिक्योरिटी इंचार्ज इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भी बचाव में लगे थे। कई लोगों को झूले से नीचे उतार लिया गया था, जबकि कुछ को उतारा जा रहा था। लेकिन तभी दूसरे सिरे से भी झूला टूटा और पूरा जमीन पर गिर गया। इसमें कई लोग झूले की चपेट में आ गए और इंस्पेक्टर को गंभीर चोट लगी। इस चोट के चलते इंस्पेक्टर जगदीश की मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना शनिवार शाम की है। क्रेन के जरिए झूले को हटा दिया गया है। हादसे के बाद मेले में सन्नाटा नजर आ रहा है। सुनामी झूला कैसे गिरा? किसकी लापरवाही से हुआ हादसा? सूरजकुंड मेला हादसे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एनडीटीवी के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसके मुताबिक झूले वाले की लापरवाही सामने आ रही है। झूला चलाने वाले का नाम सरबजीत सिंह है। जानकारी के मुताबिक उसने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया, इससे लोगों की जान खतरे में आ गई। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू है। इस बात को तय किया जा रहा है कि आखिर सर्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया था या नहीं दिया गया था। झूले के इंचार्ज के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जिसकी भी गलती है उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इंस्पेक्टर जगदीश की मौत कैसे हुई, इसके बारे में भी एक पुलिस वाले के हवाले से जानकारी दर्ज की गई है। इसके मुताबिक मेला शुरू हो चुका था और लोग झूलों का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान अचानक एक झूला एक तरफ से टूट गया। झूले पर बैठे लोग और नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद और दूसरे पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तभी अचानक वो झूला साइड में गिर गया। झूला सीधे निरीक्षक जगदीश प्रसाद के ऊपर आ गिरा। प्रशासन ने जो है एक एडीसी लेवल की टीम जो है कमेटी गठित करी है इस पूरे प्रक्रिया को जांच करने के लिए, और इसमें जो भी कमी पेशी आएगी उसके ऊपर आगे जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो है इंसिडेंट के ऊपर एफआईआर भी जो है दर्ज करा दी गई है। इस घटना में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, 13 और लोग घायल हैं। झूला चलाने वाले की लापरवाही की बात सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा की पूरी गारंटी के बिना इजाजत मिल जाती है? क्या समय समय पर ऐसे झूलों की सेफ्टी चेक होते हैं या नहीं? फरीदाबाद से अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। कोटा शहर में शनिवार रात को बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला इमारत ढह गई। बताया जा रहा है कि इमारत में एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। खाना खा रहे कोचिंग स्टूडेंट समेत कई लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 20 साल की कोचिंग स्टूडेंट और 14 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। भर भरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा। मलबे में दफन हुई 2 जिंदगी। यह हादसा सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं, यह सिस्टम की लापरवाही का मलबा है।
जिसके नीचे 2 जिंदगियां और कई सपने दब गए। सबको निकाल लिया गया है, 2 कैजुअल्टी हुई है। ओनली प्रायोरिटी यही था कि हादसा तो जो हो गया, लेकिन जल्द से जल्द जो भी इसमें घायल व्यक्ति हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। यहाँ देखते ही देखते पल भर में सब कुछ बदल गया। तेज आवाज के साथ इमारत गिरी और धूल का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। जब तक चीख पुकार शुरू नहीं हो गई, मलबे के नीचे दबे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। काम कर रहा था तो ऊपर से बिल्ली बचा से गिरने लगा। बचवाइए यार, कोई बात नहीं। कोई आवाजें आई थी क्या? कोई आवाजें आ रही थी पहले? यूं भी बता रहे हैं कि वहाँ आवाजें आ रही थी कुछ। पीछे बिल्डिंग के पीछे काम चल रहा था क्या कोई? सब भाग गया, सब भाग गया, सब भाग गया। हाँ, सब भाग गया। हादसे के वक्त कई कोचिंग स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट के आसपास मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट्स वहां खाने आए थे तो कुछ पास की कोचिंग से लौट रहे थे। कोटा जहां सपनों को आकार दिया जाता है, वहीं आज डर और मातम का माहौल है। जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें जितने भी हमारे व्यक्ति जो अंदर दबे हुए थे उनको जल्द से जल्द सुरक्षित निकालकर हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और लगभग ऑपरेशन पूरा हो गया है। हमने थर्मल इमेजिंग से भी चेक कर लिया, अपने डॉग स्क्वाड से भी चेक कर लिया। किसी तरीके की कोई और व्यक्ति की होने की इसमें संभावना नगण्य है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस की कतार लग गई। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। कई लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू के दौरान भी चीख पुकार और बेचैनी का माहौल रहा। पास वाला बिल्डिंग जब खुदाई कर दिया ना, तो ज्यादा ही खुदाई कर दिया, जिसके कारण मेरी बिल्डिंग गिर गया। वो जो हम लोग जिधर थे, वो पास के जो मकानदार था, उसने बिल्डिंग तोड़ने की वजह से ये बिल्डिंग गिर गया। नहीं तो इतना आसानी से तो गिरता नहीं। कॉलम का बिल्डिंग था। कब तोड़ा उसने बिल्डिंग? ये सर 3-4 दिन से काम चल रहा है, 1 सप्ताह से, 1 वीक से। एक सप्ताह से काम चल रहा। जब वो बिल्डिंग को उसको गिरा रहे थे 3 मंजिला को, तब आपको लग रहा था कि इसमें झंझनाट? वो गिरा नहीं रहे थे, उन्होंने पुरानी बिल्डिंग लेके उसको रिपेयरिंग करा रहे थे। उसके ऊपर बिल्डिंग चढ़ाई उन्होंने, नीचे अंडरग्राउंड जो खुदाई कराई तो कोलम बेस फ्री हो गया उसका, तो उसके कारण उसने दबाव दिया इधर, तो सीधा दुकान पे आ गिरा। पास में दुकान थी 2 मंजिले की और 3 मंजिला बिल्डिंग थी, तो पूरी दुकान ऐसे साइड में से नीचे आ गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। कब और कैसे हुआ हादसा? शनिवार शाम करीब 8:45 बजे कोटा के जवाहर नगर में एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया और अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के पास निर्माण कार्य चल रहा था। कोटा के तलवंडी इलाके में बीती रात एक बहुमंजिला इमारत के भरभरा के गिरने से जो है 2 लोगों की जो है ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, जबकि अन्य जो घायल है उनका इलाज किया जा रहा है। हम इस वक्त जो है उसी जगह पर मौजूद है जहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली स्पाइस करके जो कह सकते हैं कि यहां पर एक रेस्टोरेंट संचालित किया जाता था, और इसके दूसरी ओर जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था वो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर रेस्टोरेंट देख सकते हैं, मुरादाबादी रेस्टोरेंट, अब्दुल मुरादाबादी रेस्टोरेंट जिसका नाम बताया जा रहा है। जब हादसा हुआ तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट चल रहा था, और जैसे ही हादसा होता है उसके बाद जो है उसी सिचुएशन में जो रेस्टोरेंट मालिक है उसको छोड़कर चला जाता है। और आप देखिए कि ये जो टीन शेड लगाए गए हैं ये टेम्परेरी टीन शेड लगाए गए हैं, और इसके जस्ट पीछे ही जो है भवन को जो यहाँ पर हटाने का काम है वो किया जा रहा था। और उसी दौरान जो है यहाँ पर घटना घटती है, और आप देखिए कि ये जो घटना घटी है उसके आप पीछे ही जो है यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई थी जहाँ पर ये दिल्ली स्पाइस करके जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ? क्या जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई? क्या बिल्डिंग जर्जर हालत में थी या फिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई? प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कोटा के लोग जवाब चाहते हैं। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब से कुछ ही देर में मुंबई की शाम आज संगीत से सजने वाली है। दरअसल एनडीटीवी गुड टाइम्स प्रेजेंट कर रहा है शंकर एहसान लॉय का राग ऑन लाइव कॉन्सर्ट। ये शो पूरी तरह हाउसफुल हो चुका है, जिसमें सुरों के समंदर में गोते लगाने के लिए मुंबई कार पूरी तरह से तैयार हैं। बैक स्टेज क्या तैयारियां चल रही हैं, देखिए। मुंबई में आज सुरों की महफिल जमने वाली है, क्योंकि एनडीटीवी गुड टाइम्स म्यूजिक इंडस्ट्री के 3 दिग्गज शंकर एहसान लॉय के साथ लाइव कॉन्सर्ट राग ऑन मुंबई में कर रहा है। तस्वीरें आप देखें, हम उसी स्टेज के पास बिल्कुल मौजूद हैं जहां पर शंकर एहसान लॉय स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। राग ऑन इस इंडियन टूर का नाम है। मुंबई से इसकी शुरुआत हो रही है और फिर हैदराबाद और बेंगलुरु तक टीम जाएगी। लेकिन किसी भी कॉन्सर्ट की जान एक बैक स्टेज बजती है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सर्ट है मुंबई में कुर्ला फीनिक्स मार्केट सिटी डबलिन स्क्वायर में ये कॉन्सर्ट हो रहा है। शाम 7 बजे शुरू होगा, 10 बजे तक ये कॉन्सर्ट चलने वाला है। और इस वक्त हम स्टेज पर मौजूद है जहां शंकर एहसान लॉय परफॉर्म करेंगे। शंकर महादेवन के दोनों बेटे शिवम और सिद्धार्थ, ये दोनों भी कॉन्सर्ट का हिस्सा होंगे, परफॉर्म करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, बैक स्टेज में जान बजती है, कोई भी चूक ना हो जाए, सुर और ताल के बीच में कोई बाधा ना आए। इसको लेके जो हमारे टेक क्रू हैं, जो इंजीनियर्स हैं, किस तरह से यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं, तमाम तैयारियां कर रहे हैं। लाइट्स सेट हो चुकी हैं, जो स्पीकर्स है उनका यहाँ पर सेटअप हो चुका है और यहाँ पर हर सेकंड कीमती है, क्योंकि जब स्टेज पर अपने हिट सॉन्ग्स को शंकर एहसान लॉय परफॉर्म कर रहे होंगे तो कोई तकनीकी खामी ना रह जाए, उसको लेकर यहाँ पर जोरदार तैयारियां हैं। सामने आप देखें, ये कुर्सियां अभी आपको खाली दिख रही हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब लोग आने शुरू होंगे तो पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं होगी। सोल्ड आउट शो है मुंबई के कुर्ला फीनिक्स सिटी डबलिन स्क्वायर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। आज की शाम को किस तरह से धमाकेदार शंकर एहसान लॉय बनाने वाले हैं, उसकी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी। रागान कॉन्सर्ट को लेकर मुंबई में जबरदस्त एक्साइटमेंट बना हुआ है। इस इवेंट की तस्वीरें लगातार एनडीटीवी इंडिया पर हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ देख रहा है इंडिया में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। बने रहिए हमारे साथ।